सभी साथियों को नमस्कार। मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं के स्टडी परिवार पर। साथियों, आज मैं हिंदी साहित्य का इतिहास के चरण में आज आपके लिए लेकर आया हूं पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता संबंधी मत। जैसा कि साथियों आपको पता है कि पृथ्वीराज रासो एक जो महाकाव्य है, यह साहित्य में कितना महत्वपूर्ण है, इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या यह आज प्रामाणिक है, संदिग्ध है, तो इससे संबंधित जितनी भी जो जानकारी है, इसके अलावा इसके बारे में विद्वानों ने क्या क्या कथन कहे हैं, वह सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से अपन प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं और जो पूछे गए हैं, उनसे संबंधित जिक्र भी इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। पृथ्वीराज रासो, जिससे हर बार प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पूछा जाता है। साथियों, वीडियो अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। साथियों, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाला जो वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है किसके अनुसार? पृथ्वीराज रासो के अनुसार। किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य अगर प्रश्न परीक्षा में आए तो वह कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। मुनि जिन विजय क्या कहते हैं कि चंद कवि निश्चित एक ऐतिहासिक पुरुष था और वह दिल्लीश्वर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज का समकालीन और उसका सम्मानित राजकवि था। उसी ने पृथ्वीराज के कीर्तिकलाप का वर्णन करने के लिए देशव्यापी प्राकृत भाषा में एक काव्य रचना की थी जो पृथ्वीराज रासो के नाम से प्रसिद्ध हुई। कहने का आशय है कि चंद जो कवि है वह पृथ्वीराज चौहान के समकालीन था। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि थे। चंद्रबरदाई का मूल नाम बल्लीदय था। यह महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। आदिकाल की वीर रस की श्रेष्ठ कृति होने के साथ साथ संदेहात्मक एवं विवादास्पद रचना है, क्योंकि कुछ विद्वानों ने इसको प्रामाणिक माना है, कुछ ने अप्रामाणिक माना है, कुछ ने इसे अर्ध प्रमाणिक माना है और किसी ने तो इसे प्रबंध काव्य ही नहीं माना। देखते हैं, प्रारंभिक चरण में पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता था। कर्नल टोड ने प्रामाणिक समझकर इसके लगभग 30,000 पद्यों का अंग्रेजी अनुवाद किया। गार्सद तासी ने भी इसे प्रामाणिक माना है। सर्वप्रथम डॉक्टर वूलर ने इसे 1875 ईस्वी में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर इसे अप्रामाणिक माना। साथियों, जब इसका प्रकाशन हो रहा था उसी समय जब कर्नल टोड ने इसे प्रामाणिक माना, तो जब ये प्रकाशित हो रही थी तो उसी समय डॉक्टर वूलर ने इसे जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर अप्रामाणिक घोषित किया, तो इसका जो प्रकाशन है वह रोक दिया जाता है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के वर्ग क्या अनेक वर्ग बन गए हैं, 4 वर्ग बन गए हैं। प्रथम वर्ग का मानना था कि पृथ्वीराज रासो को सर्वथा क्या माना जाना चाहिए? अप्रामाणिक माना जाना चाहिए। इस वर्ग में है दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है यहाँ से कि अप्रामाणिक मानने वालों में कौन कौन है। डॉक्टर वूलर, कवि राजा मुरारीदान। सबसे पहले अप्रामाणिक मानने वालों में किसका नाम आता है? डॉक्टर वूलर का। कवि राजा श्यामलदान, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और अमृतलाल सील, इन्होंने इसे अप्रामाणिक माना है। द्वितीय वर्ग, यह वर्ग पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानता है तथा चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज के समकालीन भी मानता है। इस वर्ग में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, हरप्रसाद शास्त्री, दशरथ शर्मा, मोतीलाल मेनारिया, मथुरा प्रसाद दीक्षित, अगरचंद नाहटा, ये विद्वान आते हैं जो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। तृतीय वर्ग में
इस वर्ग का मानना था कि पृथ्वीराज के दरबार में चंद कवि था जिसने रासो साहित्य भी लिखा, किंतु वह मूल रूप में अप्राप्य है। इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना। इनका मानना था कि जो मूल कृति है वह अप्राप्त है, इसके अलावा कुछ अंश उसके मिलते हैं। इस वर्ग में डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि मुख्य हैं। मुनि जिन विजय का मानना है कि मूल रासों की भाषा अपभ्रंश है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि इसकी भाषा अपभ्रंश नहीं थी, डिंगल पिंगल भाषा में रासो साहित्य लिखा गया था, लेकिन मुनि जिन विजय ने इसकी भाषा अपभ्रंश मानी है। चतुर्थ वर्ग आता है। इस वर्ग के अनुसार चंद पृथ्वीराज का समकालीन था, परंतु उसने प्रबंध रूप में रासों की रचना नहीं की, अपितु फुटकर रूप में रचनाएं की जो जैन ग्रंथमाला से में प्राप्त होती है। फुटकर मतलब मुक्तक रूप में बिखरी हुई रचनाएं। चतुर्थ वर्ग में इस वर्ग में आते हैं नरोत्तम स्वामी, इसी वर्ग में आते हैं। अब देखो, इन्होंने प्रथम वर्ग के जो व्यक्ति थे जिन्होंने अप्रमाणिक माना, तो किस आधार पर अप्रमाणिक माना वह देखते हैं। अप्रमाणिक मानने वाले वर्ग की मान्यताएं। रासों को अप्रमाणिक मानने के मुख्यतः 3 कारण हैं: घटना वैषम्य, काल वैषम्य और भाषा संबंधी वैषम्य। घटना के आधार पर अप्रमाणिक माना गया, काल के आधार पर और भाषा के आधार पर इस तरह प्रमाणिक माना जाता है। घटना के आधार पर देखते हैं कि पृथ्वीराज रासों में परमार, चालुक्य और चौहान अग्निवंशी बताए गए हैं, जबकि प्राचीन ग्रंथों व इतिहास के अनुसार वे सूर्यवंशी प्रतीत होते हैं। इस घटना के आधार पर भी इसे अप्रमाणिक माना गया है। इसके अलावा चौहान वंशावली, पृथ्वीराज की माता का नाम, माता का वंश, पुत्र का नाम, सामंतों के नाम पृथ्वीराज रासों से मेल नहीं खाते। जैसे पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूरी था, जबकि रासों में कमला बताया गया है। कहने का आशय है कि जो नाम मिलते हैं, ऐतिहासिक नाम मिलते हैं, वह भी सटीक नहीं बैठते, गलत मिलते हैं, काल्पनिक मिलते हैं, तो इस प्रकार भी इसे अप्रमाणिक माना गया है। पृथ्वीराज व जयचंद की शत्रुता, संयोगिता स्वयंवर, पृथ्वीराज की बहन पृथा का विवाह, मेवाड़ राणा अमर सिंह के साथ होना आदि तथ्य भी इतिहास विरुद्ध है। यह तर्क भी देते हैं अप्रमाणिक का। अनंगपाल उस समय दिल्ली का राजा नहीं था तथा न ही उसने पृथ्वीराज को गोद लिया था। पृथ्वीराज अजमेर का शासक था, न कि दिल्ली का। बिसलदेव पहले ही दिल्ली को अजमेर राज्य में सम्मिलित कर चुके थे। इसका उल्लेख भी साहित्य में, राष्ट्र साहित्य में मिलता है, जो भी घटना अप्रमाणिक मानी जाती है। पृथ्वीराज द्वारा गुजरात के शासक भीम सिंह का वध भी अनैतिहासिक है, कि ऐसा बताया जाता है इस साहित्य में, राष्ट्र साहित्य में, कि इन्होंने गुजरात का शासक जो था भीम सिंह, उसका वध किया था, लेकिन यह भी ऐतिहासिक नहीं है क्योंकि भीम सिंह पृथ्वीराज के समय बालक ही था और वह पृथ्वीराज के पश्चात 50 वर्ष तक जीवित रहे। अगली तर्क, पृथ्वीराज के हाथों गोरी की मृत्यु की घटना भी गलत है। गोरी शहाबुद्दीन गोरी की ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वीराज के द्वारा शहाबुद्दीन गोरी मारा गया था, लेकिन क्योंकि गोरी की मृत्यु गख्खारों से हुई थी, पृथ्वीराज के हाथों गोरी की मृत्यु, पृथ्वीराज द्वारा गोरी की मृत्यु होती है शहाबुद्दीन गोरी की, लेकिन गोरी तो गख्खारों से के द्वारा मारा गया था। रासों में पृथ्वीराज की 11 वर्ष से लेकर 36 वर्ष तक 14 विवाहों का उल्लेख है, जबकि इतिहास अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु 30 वर्ष पूर्व ही हो गई थी। यहाँ 36 वर्ष दिया हुआ है, यहाँ 30 वर्ष ही दिया हुआ है। इस तरह से यह घटना भी मेल नहीं खाती। अब काल विषम्य के आधार पर कर्नल टोड के अनुसार रासों में वर्णित संवतों में 100 वर्षों का अंतर है, लगभग 90-100 वर्षों का अंतर है। रासों में व इतिहास में पृथ्वीराज के जन्म मृत्यु संबंधी मतभेद है। इतिहास में अलग जन्म है, मृत्यु है, और रासों में अलग है। रासों में क्या दी हुई है, पृथ्वीराज रासों में जन्म है संवत 1115, मृत्यु है संवत 1158। इतिहास में जन्म है संवत 1148, मृत्यु है 1220। तो इस प्रकार यह भी मेल नहीं खाते। पृथ्वीराज का
दिल्ली गोद जाना, मेवाती मुगल युद्ध, संयोगिता स्वयंवर आदि घटनाएं संवत 1460 के आसपास की है, जिनका उल्लेख हम्मीर काव्य में नहीं मिलता। साबुद्दीन गोरी को पृथ्वीराज संवत 1249 में मारा, जबकि वह इतिहासानुसार 1263 में गख्खारों द्वारा मारा गया। अगली देखते हैं, भाषा संबंधी विषमता। पृथ्वीराज रासो में अरबी फारसी के शब्दों की बहुलता, जिनका चंद के समय किसी भी तरह से प्रयोग नहीं होता था, कि चंद के समय अरबी फारसी शब्द नहीं थे, तो इस प्रकार अप्रामाणिक माना गया। रासो की भाषा चंद के समय की न होकर 16वीं शताब्दी की ठहरती है, जबकि चंद का समय 16वीं शताब्दी नहीं है। शुक्ल कहते हैं यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास और न ही साहित्य के जिज्ञासुओं के काम का है। शुक्ल कहते हैं। धीरेन्द्र वर्मा क्या कहते हैं कि इसी आधार पर इसे 16वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। भाषा के आधार पर भाषा अनुस्वारांत शब्दों से भरी हुई है, जिसमें स्थिरता का अभाव है। अब द्वितीय वर्ग की मान्यता है। द्वितीय वर्ग कौन सा था? प्रमाणिक मानने वाला था। दशरथ शर्मा का मत है कि मूल रासो न तो जाली ग्रंथ है और न उसकी रचना संवत 1600 के आसपास हुई है। जो लघुतम प्रतियां मिलती है, लघुतम प्रतियां आगे चर्चा करते हैं अपन, उसके आधार पर घटना काल एवं भाषा संबंधी अव्यवस्थाओं का निराकरण हो जाता है। ओझा के अनुसार, हीराचंद ओझा के अनुसार रासो की अशुद्ध वंशावली का यह विस्तार बीकानेर में सुरक्षित लघुतम प्रति में नहीं है। लघुतम प्रति आगे 4 संस्करण मिलते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि पृथ्वीराज रासो में 12वीं सदी की भाषा की संयुक्ताक्षरमयी विशेषता मिलती है, जिसके आधार पर पृथ्वीराज रासो 12वीं सदी की रचना है। क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी तो इसे अर्ध प्रमाणिक बताते हैं, मतलब कुछ अंश है कुछ अंश नहीं है। मिश्र बंधुओं का मानना है कि रासो के संवत विक्रम में 900 वर्ष कम है। यह अंतर सभी तिथियों में दिखाई पड़ता है। इसका कारण यह है कि रासो में विक्रम संवत का प्रयोग नहीं हुआ है। कहने का आशय जो अंतर दिखाई देता है वह विक्रम संवत नहीं है, अन्य ही कोई संवत है। इस आधार पर घटनाओं में 900 वर्षों का जो अंतर है वह संवत की भिन्नता के कारण है। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने आनंद संवत की कल्पना की है, जिसके अनुसार तिथियां शुद्ध ठहरती है। मतलब पांड्या का मानना है कि विक्रम संवत नहीं था, लिखी हुई जो थी वह अनंत संवत में लिखी हुई थी और उसके अनुसार जो समय है वह ठीक ठहरता है। रासो इतिहास ग्रंथ न होकर काव्य रचना है, अतः इतिहास को सत्य खोजना और उसके न मिलने पर अप्रामाणिक घोषित करना अनुचित है। इस प्रकार भी इन विद्वानों ने इसे प्रमाणिक बताया है। तृतीय वर्ग का मत है जो अर्ध प्रमाणिक मानता है, जिसमें सुनीति कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि रासो की रचना सुखी संवाद के रूप में हुई थी, अतः जिन सर्गों का आरंभ सुखी संवाद से होता है उन्हीं को प्रमाणिक माना जाना चाहिए। इस आधार पर द्विवेदी ने निम्न सर्गों को प्रमाणिक मानने का सुझाव दिया है। कौन कौन से सर्गों को प्रमाणिक मानने का सुझाव दिया है? 7 सर्ग हैं। प्रारंभिक अंश इच्छिनी विवाह, शशिव्रता गंधर्व विवाह, तोमर पहाड़ का शहाबुद्दीन को पकड़ना, संयोगिता का विवाह, केमासवध, गौरीवध संबंधी इतिव्रत। चतुर्थ वर्ग का मत है फुटकर रूप में रचनाएं मानने वाले या मुक्तक रूप में रचनाएं मानने वाले, जिनमें है नरोत्तम स्वामी। चंद पृथ्वीराज का समकालीन था, किंतु उसने पृथ्वीराज रासो की रचना प्रबंधात्मक रूप में नहीं की है। इस प्रकार नरोत्तम स्वामी से फुटकर रूप में या मुक्तक काव्य की रचना मानते हैं। निष्कर्षतः उपयुक्त चारों मतों के अवलोकन के पश्चात कुछ भी सटीक कहना कठिन है। स्वाभाविक से बात है कि इसे प्रमाणिक माना जाए या अप्रमाणिक माना जाए, किसी इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं कि रासो हमारे साहित्य का आदि काव्य है। यह प्राचीन काल से श्रद्धा की दृष्टि से देखा गया है। उसमें हमारे साहित्य का श्री गणेश हुआ, कि जो हमारा साहित्य था हिंदी साहित्य का श्री गणेश हुआ, अतः उसके विरुद्ध कुछ कहना अपने साहित्य की प्राचीन संपत्ति को खो देना है। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता अप्रमाणिकता, इन दोनों मतों में कौन मत मान्य है यह भविष्य ही बतलाएगा। पृथ्वीराज रासो के विभिन्न संस्करण, अब संस्करण की चर्चा करते हैं। नरोत्तम स्वामी के अनुसार पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। पहला संस्करण है व्रत रूपांतरण, नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित है, पहला जो संस्करण है।
1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन किया गया था। इसकी प्रतियां उदयपुर संग्रहालय में संग्रहित है। इसमें 69 समय है। दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा गया है, समय जिसे अपन खंड या सर्गों में विभाजित किया जा सकते हैं। इसमें 16,306 छंद हैं। दूसरा है मध्य रूपांतर, 7,000 छंदों का काव्य, अप्रकाशित है, इसका ध्यान रखना। अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित है। मथुरा प्रसाद दीक्षित ने इसी संस्करण को प्रामाणिक माना है। 17वीं शताब्दी में लिखा गया। लघु रूपांतर, तीसरा संस्करण, 3500 छंदों का काव्य जिसमें 19 समय है। हस्तलिखित प्रतियां बीकानेर में सुरक्षित है। लघुतम रूपांतर 1300 छंद है। माता प्रसाद गुप्त एवं दशरथ शर्मा इसी संस्करण को मूल रासो मानते हैं। महत्वपूर्ण बात है, अगरचंद नाहटा द्वारा इसको खोजा गया था। अब बात करते हैं पृथ्वीराज रासो। महत्वपूर्ण तथ्य है, इसके प्रत्येक जो तथ्य है, प्रत्येक जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह परीक्षा में पूछी गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस ग्रंथ की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई। सुख सुखी संवाद क्या है कि कवि की पत्नी के द्वारा प्रश्न करना एवं कवि द्वारा उत्तर देना। रासो के अनुसार पृथ्वीराज को शहाबुद्दीन गोरी बंदी बनाकर अपने देश गजनी ले जा रहा था। चंद भी गोरी के साथ जाता है। जाते वक्त उन्होंने अपने पुत्र का क्या नाम है, जलहन, ये प्रश्न भी पूछा गया है, पुस्तक देकर पूर्ण करने के लिए कहा। इससे पता चलता है कि पृथ्वीराज रासो अपूर्ण रचना थी और उन्होंने पुस्तक को दिया जलहन को, और क्या कहा, पुस्तक जलहन हद दे चली गज्जन नृप काज, गजनी ले चला गया नृप काज। पृथ्वीराज रासो में मुख्य रूप से 2 रस प्रमुख है, वीर रस और श्रृंगार रस। भाषा इसकी पिंगल है। दोस्तों पिंगल भाषा क्या होती है? पिंगल भाषा कि जो जिसमें ब्रज भाषा के साथ साथ अभ्रंश भाषा का मेल हो वह भाषा पिंगल होती है। और युद्ध प्रसंग में डिंगल, डिंगल क्या होती है कि अभ्रंश भाषा के साथ राजस्थानी भाषा का समावेश डिंगल होता है। डॉक्टर नामवर सिंह का क्या कहना है कि हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि चंद को छंदों का राजा किसने कहा। रासों के अंतर्गत भाव भंगिमा के साथ भाषा दनादन नए छंदों में गति धारण करती चलती है। नरोत्तम स्वामी के अनुसार पृथ्वीराज रासो मुक्तक काव्य है। आचार्य शुक्ल का मानना है कि इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह ग्रंथ पूरा जाली है। यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर चंद के कुछ पद्य भी बिखरे हो, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि किसी समसामयिक कवि का रचा होता और इसमें कुछ थोड़े अंश ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएं और इसमें कुछ संवत तो ठीक होते। यह शुक्ल का कथन है। आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि यह मान लेने में किसी को आपत्ति नहीं कि रासो एकदम जाली पुस्तक नहीं है, कि इसे जाली ग्रंथ मान सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत अधिक प्रक्षेप होने के कारण उसका रूप विकृत अवश्य हो गया है। बिखरी हुई रचनाएं होने के कारण या बिखरे हुए पद होने के कारण इसका रूप क्या हो गया, विकृत हो गया। बच्चन सिंह का मानना है कि पृथ्वीराज रासो न श्रृंगार गाता है, न वीर गाता और न उनका मिश्रण। यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। राजनीतिक महाकाव्य की संज्ञा देने वाले बच्चन सिंह राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी है। इसमें 69 समय है। सबसे बड़ा समय कनवज युद्ध। पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायबघर कहा जाता है। अब छंदों का अजायबघर शिव सिंह सेंगर ने कहा, लेकिन यह प्रामाणिक है या नहीं इसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कई जगह शिव सिंह सेंगर मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे घटनाकोश कहा है। चार्ल्स इलियट जो फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे ने सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में इसे प्रकाशित करवाया था। दशरथ शर्मा ने इसे व्रत महाभारत कहा है। छप्पई चंद्रवरदाई का प्रिय छंद है।
मुनि जिनविजय ने इसकी भाषा अपभ्रंश मानी है और शुक्ल क्या कहते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने का है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार रासुस के बारे में बहुत सारे कथन वक्तव्य विद्वानों के द्वारा कहे गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। धन्यवाद। आप देख सकते हैं पूरा ये एक बार फिर।